नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र खास इसलिए भी है क्योंकि यहां पर विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो सदन में हंगामा बरपा सकता है। ऊपर से सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों ने सवालों की झड़ी लगा दी है, लेकिन सरकार इस सत्र में कई विधेयक लाने जा रही है और बजट भी पेश होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुरू हो रहा है बजट सत्र। जनता की बंधी उम्मीदें, विपक्ष हो सकता है हमलावर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है जो 31 मार्च तक चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह 9 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। 10 और 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जिसके बाद अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस बजट सत्र में बजट से ज्यादा खास जो होगा वो है 6 से ज्यादा संशोधन विधेयक। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, लेकिन सरकार भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति राजसात करने के लिए विधेयक लाएगी। भ्रष्टाचार से संबंधित करीब 6 संशोधन विधेयक लाए जा सकते हैं, लेकिन बजट में खास तौर पर कुछ सेक्टर्स पर ज्यादा जोर होगा जिनसे प्रदेश की ज्यादातर जनता जुड़ी है और उनके पैरामीटर्स पर आने वाला बजट अच्छा, बहुत अच्छा या सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सेक्टर्स हैं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली पानी, उद्योग और ग्रामीण विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर है बजट सत्र की अवधि काफी लंबी है। इन सभी विषयों पर मंथन भी होगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि वो सभी को संतुष्ट भी कर सके। शायद यही वजह है कि सत्र में सवालों की झड़ी लग सकती। बजट सत्र के लिए अब तक 2310 सवाल लगे हैं। इनमें 1294 तारांकित प्रश्न हैं और 1016 प्रश्न अतारांकित हैं। यानी सत्ता पक्ष के विधायक तो सवाल करेंगे ही, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुका है। लाजिमी है कि सत्र हंगामेदार हो। कुल 19 बैठकों में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस सत्र में सभी को संतुष्ट करने के लिए तैयार है। विपक्ष अपनी बात करेगा, पक्ष और सत्ता पक्ष से उसका पूरा जवाब की तैयारी है और बेहतर एक बजट प्रस्तुत है। समय कम पड़ने से आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बीच में भोजन अवकाश को हमने रद्द किया है। 5 बजे 5:30 बजे तक जो सदन चलता है उसके समय को और वृद्धि किया है। इसलिए सदन में चर्चा के लिए जो भी विषय आएंगे पर्याप्त समय उसके लिए और दिया जाएगा। लेकिन हंगामे का सबब हो सकती है विपक्ष की रणनीति, क्योंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए जनहित से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दे हैं और उन मुद्दों में विपक्ष शुमार कर रहा है ऐसे विषय जो कई मंत्रालयों को कटघरे में खड़े करेंगे। इस बार विपक्ष के पास बस्तर में प्रशासनिक आतंकवाद का मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। सूखे की स्थिति, धान खरीदी, किसानों की आत्महत्या, नौकरियों में आउटसोर्सिंग, वन भूमि सामुदायिक अधिकार पट्टा सीमित करना और मनरेगा में गड़बड़ी जैसे दूसरे मुद्दे भी अहम होंगे। और इसके संकेत सिर्फ प्रश्नों की संख्या के आधार पर ही नहीं मिल रहे, बल्कि विपक्ष ने खुले तौर पर इन प्रश्नों को अब तक सार्वजनिक मंच पर भी उठाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो विधायक दल में चर्चा हो चुकी है और 1 तारीख को विधायक दल के नेता के साथ और बैठेंगे। यहाँ बस्तर में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ किसान परेशान है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों को नौकरी छीनी जा रही है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। यानी उम्मीद के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों को इस बजट से बहुत कुछ खास मिलने वाला है, लेकिन बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी ज्यादा हैं। बहरहाल विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। जाहिर है इन मुद्दों को विधानसभा में एक सम्मिलित आवाज भी मिलेगी। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है। आज पहला दिन है। पहले दिन यानी कि आज सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अब तक 2435 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इसमें से 1376 तारांकित प्रश्न है, 1059 अतारांकित प्रश्न शामिल है। ध्यानाकर्षण की 51 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली है। 13 अशासकीय संकल्प सत्र में आएंगे। शून्यकाल की 10 सूचनाएं मिली हैं। जांच के 2 प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मीना खलको और नसबंदी कांड पर न्यायिक जांच प्रतिवेदन पर चर्चा भी इसमें प्रस्तावित है। साथ ही 9 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे 9 मार्च को बजट पेश होगा। 10 और 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 14 मार्च से विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 29 मार्च को विनियोग विधेयक पेश होगा। 30 मार्च को बजट पारित होगा। छत्तीसगढ़ उपज कृषि मंडी संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन विधेयक समेत 4 संशोधन विधेयक भी सदन में पेश होंगे। और हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं रायपुर, जहां पर हमारे संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, बहुत ही अहम ये सत्र रहने वाला है। पहला दिन है आज। जाहिर है कि तस्वीर आगे धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि बजट पेश होना है इस सत्र में। तमाम संशोधन विधेयक हैं जो कि पेश होना है। आज पहले दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या रणनीति बनाई है दोनों ही पार्टियों ने? देखिए, पहले दिन किसी भी तरह के हंगामे के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहला दिन जो होता है बजट सत्र का वो राज्यपाल के अभिभाषण का दिन होता है। आज राज्यपाल जो है पिछले 1 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं पर फोकस किया गया है और किन किन योजनाओं में अच्छा प्रतिसाद मिला है, उन तमाम बातों को लेकर के राज्यपाल अपना अभिभाषण करेंगे। इस अभिभाषण को लेकर पहले ही कैबिनेट के माध्यम से इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है, इसका अनुमोदन किया जा चुका है और राज्यपाल आज सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पर बताएंगे। उसके ठीक बाद जो है आज का सत्र जो है वो अवसान हो जाएगा और सत्र कल तक के लिए जो स्थगित कर दिया जाएगा। तो इस लिहाज से आज केवल राज्यपाल का ही भाषण है। बाद में जब राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी तब विपक्ष अपने मुद्दों को रखेगा कि आखिर राज्यपाल के भाषण में कौन कौन से अहम पहलू शामिल रहे और सरकार जो उपलब्धियां बता रही है उनमें कौन कौन सी खामियां हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे बजट सत्र की बात की जाए तो कई अहम मुद्दे इस बार के बजट सत्र में देखने को मिलेंगे। 2 अहम जो जांच रिपोर्ट है वो यहाँ पर आने को है। मीना खलको फर्जी मुठभेड़ का जो मामला है उसकी जांच रिपोर्ट सालों बाद सामने आ रही है। वहीं नसबंदी कांड जो 2014 में हुआ था उसकी रिपोर्ट जो है इस बार निकलकर जो सामने आएगी। तो इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है और साथ में प्रदेश में जो बस्तर में अराजकता का माहौल बना है विपक्ष के मुताबिक, उसको लेकर के चर्चा की मांग की जाएगी। 40 से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। समझा जा सकता है कि सरकार का रुख आकृष्ट करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव पर भी चर्चा संभावित है। प्रदेश में किसानों को बोनस दी जाने का मुद्दा हो, सूखा राहत के नाम पर किसानों को अब तक कुछ नहीं मिला। इस तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है। बिल्कुल देवेश, ये तमाम मसले हैं जो कि विपक्ष आगे उठा सकता है और इसीलिए हंगामे के भी आसार हैं आगे पूरे बजट सत्र के दौरान। देवेश, अगर अभिभाषण की बात करें, सरकार के रोड मैप के तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण को देखा जाता है, इसमें क्या कुछ खास आज रह सकता है? क्या उपलब्धियां ही गिनवाई जाएंगी या फिर कुछ आगे योजनाएं भी बताई जा सकती हैं इसमें? देखिए, राज्यपाल के भाषण के दौरान जो मौजूदा समय में सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो सूखा राहत के क्षेत्र में की बात की जाए या फिर किसानों को जो सूखा पीड़ित किसान है उनके बेटियों के विवाह के लिए सरकार ने जो अपनी राशि बढ़ाई है, इन तमाम मुद्दों की बात की जाए। आने वाले समय में प्रदेश सरकार का रुख किस तरह से होगा, प्रदेश के विकास के लिए रोडमैप जो तैयार किया गया है उसमें कौन कौन से अहम मुद्दे शामिल किए गए हैं, अब तक की जो योजनाएं हैं उनमें कहाँ सफलता मिल रही है और साथ में अगर कहीं कमजोरी आई है तो उसे भी इस भाषण के माध्यम से स्वीकार किया जाता है कि अभी इस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा है, इसका जिक्र जरूर देखने को मिल सकता है और साथ में जो कुपोषण मुक्ति के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर के भी राज्यपाल के भाषण के भीतर जो है बातचीत देखने को मिल सकती है। और साथ में प्रदेश में जो किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात है उसको लेकर सरकार चिंता जाहिर कर सकती है कि सरकार का बजट जिस तरह से आया है उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश सरकार बजट में इन तमाम मुद्दों को शामिल करेगी और साथ में प्रदेश में जो किसानों का मुद्दा हो या छात्रों का मुद्दा हो या युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, प्रदेश में नई नवाचार उद्योग नीति लाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण में हो सकता है। प्रदेश सरकार क्या आप करेगी? लगातार हमारे साथ बने रहेंगे देवेश और हम लगातार अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है, 11 बजे का वक्त है और उसमें क्या कुछ खास रहता है लगातार हम आपको बताएंगे, अपडेट पहुंचाते रहेंगे आप तक। उधर एमपी में आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में कल आपको बता दें कुल 19,99,587 छात्र शामिल हो रहे हैं
और 7,326 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 705 संवेदनशील और 298 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई है और 11:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा में पहली बार सीईओ और जिला पंचायत के नोडल अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। वही परीक्षाओं का संचालन करने वाले 50,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का 2-2 लाख रुपए का बीमा कराया गया है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 8:30 बजे से 11:30 बजे तक वक्त है इन परीक्षाओं का और तैयारियां तमाम की गई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल से और इंदौर से, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में तैनात वहां पर मौजूद हैं और परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 8:30 बजे का वक्त था। आपको बता दें कि कई यहाँ पर अति संवेदनशील केंद्र भी घोषित किए गए हैं, जहाँ पर खासतौर से इंतजाम किया गया है ताकि नकल को रोका जा सके, नकल की रोकथाम की जा सके और साथ ही लगातार परीक्षाएं जारी हैं। बोर्ड परीक्षा शुरू होने पर छात्रों में कैसा उत्साह रहा और किस तरह की परीक्षा में कैसे इंतजाम रहे, ये हम आपको दिखाते हैं। आज से प्रदेश में 12वीं की बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है। पहला पेपर हिंदी का और इसके लिए इंदौर जिले में तकरीबन 40,000 के आसपास छात्र शामिल होंगे और पूरे प्रदेश में तकरीबन 20 लाख के आसपास तकरीबन 20 लाख छात्र आज 12वीं की बोर्ड एग्जाम है और कल से यानी कि बुधवार से 10वीं की बोर्ड एग्जाम शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पर इम्तिहान का समय, इसलिए सभी छात्र पूरी तरह से तैयार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथ आनंद ने रविवार को सभी छात्रों के साथ मन की बात की थी और उस दौरान उन्होंने सभी छात्रों को कहा था कि किसी प्रकार से एग्जाम से ना डरे और निडरता से एग्जाम दे ताकि अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो और परिवार का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। ये सारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन अब एग्जाम का समय शुरू हो चुका है और अब से 3 घंटे तक यहाँ पे सभी छात्र एग्जाम देंगे और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और जनपद सीईओ लेवल के और जितने अधिकारी तकरीबन प्रदेश में 50,000 और इंदौर में तकरीबन 2,000 के आसपास यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी है वो यहाँ पर सभी फील्ड पे रहेंगे। तकरीबन 136 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। तो ये तो बात हुई इंदौर की। भोपाल में परीक्षा सेंटर्स पर किस तरह की तैयारियां हैं, कैसी हलचल है, ये आपको बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव। साल भर की मेहनत का नतीजा जांचने के लिए वक्त आ गया है और आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस बार की अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 20 लाख परीक्षार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और करीब 7,326 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। छात्रों की सुविधा के लिए जगह जगह पर काउंसलिंग भी की गई है और जो सहायक हो सकते हैं उनको स्कूलों के गेट पर लगाया गया है ताकि वो किसी तरह की परेशानी का सामना न करें। जहां तक संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की बात है तो उनकी संख्या करीब 702 है और अति संवेदनशील 298 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर फ्लाइंग स्क्वाड को नकल रोकने के लिए खास तौर से निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जो बात की थी बोर्ड एग्जाम से पहले, छात्रों से कहा है कि अपना गोल सेट करके रखें, उस बात का भी उन्हें काफी फर्क पड़ा है और अब तैयारी परीक्षा की है और उसके बाद फिर नतीजे होंगे। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल। इंदौर के अरविंदो अस्पताल के एक महिला डॉक्टर ने व्यापारी पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी का नाम अंकुर दीक्षित है। बताया ये जा रहा है कि अंकुर दीक्षित महिला डॉक्टर का बचपन का मित्र है। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि शादी का झांसा देकर अंकुर दीक्षित ने उसका शारीरिक शोषण किया। अंकुर उत्तर प्रदेश का व्यापारी बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आज फाइनल होगा भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर। जी हां, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कंसल्टेंट जापान से रिपोर्ट लेकर लौटे हैं। जल्दी ही केंद्र को भेजी जाएगी ये रिपोर्ट। केंद्र से लोन की मंजूरी के लिए जापान ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के हलचल लगातार तेज है। भोपाल से खबर मिल रही है जहां पर आज फाइनल हो जाएगा भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर।
सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मारे गए हैं 5 नक्सली, ये खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के खम्मम ये नक्सली जा रहे थे। ग्रेहाउंड कमांडोज के साथ ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए हैं। ये खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, बड़ी खबर सुकमा से। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है, मारे गए हैं इसमें 5 नक्सली। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं, 5 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है और ये जो नक्सली हैं जो ढेर हुए हैं तेलंगाना के खम्मम जा रहे थे। ग्रेहाउंड कमांडोज के साथ ये मुठभेड़ हुई है और जिसके बाद ये खबर है कि 5 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सुकमा से मुठभेड़ की खबर है। रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। रंजीत, किस वक्त ये मुठभेड़ हुई है? क्या 5 नक्सली ढेर कर दिए गए? जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तेलंगाना छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ये सर ये मुठभेड़ हुई है, जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, क्योंकि जो ग्रेहाउंड फोर्स वहाँ के जो उन्होंने उसके साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जैसे 5 नक्सली यहाँ पे मारे जाने की खबर है और वहाँ पे अभी भी मुठभेड़ जारी है और दोनों ओर से लगातार फायरिंग चल रही थी। तो मुठभेड़ अभी भी जारी है, 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। शुक्रिया आपका रंजीत इस जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है व्यापम से जुड़ी हुई। मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। प्री पीजी भर्ती परीक्षा मामले में 2012 फर्जीवाड़ा ये मामला, जिसमें आरोपी है फैक्ट्री मालिक। आरोप ये है कि परीक्षा से एक दिन पहले मंडीदीप की फैक्ट्री में पेपर लीक हुआ था। अब सीबीआई पूरे मामले में नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर व्यापम फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। प्री पीजी भर्ती परीक्षा 2012 का ये मामला है, जिसमें आरोपी है फैक्ट्री मालिक, जिससे पूछताछ अब सीबीआई कर सकती है। मंडीदीप का ये फैक्ट्री मालिक जो कि आरोपी है इस पूरे मामले में, पूछताछ उससे सीबीआई कर सकती है। कई अहम खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। आरोप यह है कि परीक्षा के एक दिन पहले मंडीदीप की फैक्ट्री में पेपर लीक हुआ था। सीबीआई पूरे मामले में नए सिरे से बयान दर्ज करने की कवायद कर रही है और इसी सिलसिले में ये पूछताछ आज की जा सकती है। प्री पीजी भर्ती परीक्षा 2012 का ये मामला। रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के काम के चलते कल से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा और इसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 29 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है, यानी ये ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर और पलिया से चलेंगी। मेगा ब्लॉक की वजह से यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 मार्च को रद्द रहने वाली ट्रेनें आपको हम बता दें कौन कौन सी हैं। इंदौर मक्सी पैसेंजर है, इंदौर नागदा ट्रेन है, इंदौर कोटा पैसेंजर है, इंदौर उज्जैन लिंक एक्सप्रेस है, इंदौर भोपाल पैसेंजर, नागदा इंदौर पैसेंजर, कोटा इंदौर इंटरसिटी, हबीबगंज इंदौर इंटरसिटी। इसके साथ ही 3 मार्च को कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी ये भी आपको हम बता दें। इंदौर हबीबगंज इंटरसिटी, उज्जैन भोपाल पैसेंजर, इंदौर नागदा पैसेंजर, भोपाल उज्जैन पैसेंजर। 4 मार्च को कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी ये आपको बता रहे हैं। भोपाल इंदौर पैसेंजर, जयपुर इंदौर पैसेंजर, ये तमाम ट्रेनें हैं जो कि 4 मार्च को रद्द रहेंगी। अब नजर हम डाल लेते हैं उन ट्रेनों पर जो 2 मार्च को शॉर्ट टर्मिनल रहेंगी और उन ट्रेनों का नाम आपको बता दें। ग्वालियर इंदौर एक्सप्रेस है, रतलाम इंदौर पैसेंजर, अवंतिका एक्सप्रेस, जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, इंदौर रतलाम एक्सप्रेस, रीवा इंदौर एक्सप्रेस, जोधपुर एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर, पंचवेली एक्सप्रेस, अवंतिका इंदौर, जबलपुर इंदौर, गांधीनगर। सुकमा से लौटते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में लड़खड़ा गया था। हेलीकॉप्टर करीब 150 फीट नीचे आ गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और रायपुर में सीएम के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन उस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार शिक्षा मंत्री केदार कश्यप समेत दूसरे लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई।
बताया ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन पायलट ने हेलीकॉप्टर को मैनुअल मोड पर ऑपरेट करते हुए रायपुर सुरक्षित लैंडिंग करवाई। ऑगस्टा वेस्टलैंड का ये हेलीकॉप्टर है, 8 साल पुराना बताया जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कब क्या हुआ। सोमवार को शाम 4:25 पर सुकमा से सीएम रवाना हुए थे। शाम 4:40 पर हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। करीब 10 सेकंड तक लड़खड़ाता रहा हेलीकॉप्टर हवा में ही। शाम 5 बजे रायपुर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई। पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल पाया। पायलट जीके पांडा ने कहा है कि एक सामान्य घटना है। जी मीडिया संवाददाता दिवेश तिवारी ने हेलीकॉप्टर के पायलट जीके पांडा से बात की। जानना चाहते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर होता है, इसकी उम्र की लगभग कितनी होती है? जहाज की उम्र कोई नहीं होता। जहाज में सारे पार्ट बीच में बदलते रहते हैं। वो नया जैसे अगर उड़ रहा है मतलब वो जहाज सेफ टू फ्लाई है, कोई खराबी नहीं है। सारे पार्ट्स बदलता रहता है टाइमली। सारे इक्विपमेंट जो एक एक चीज़ होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो चेंज होता रहता है। वह इस तरह के हादसे क्या पहले भी होते रहते हैं? जैसे हादसा कहा जाए या बाल बाल बचना, क्या कहा जा सकता है आप लोग की भाषा में? नहीं, ये है कि छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो इमीडिएटली पायलट्स ने एक्शन लेके उसको सेफली उतार दिया। ये सब चीज़ होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि जहाज कोई मैकेनिकल चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ें ऐसे बीच बीच में होता रहता है। क्या बदलने की जरूरत महसूस हो रही है हेलीकॉप्टर को, क्योंकि 8 साल का वक्त हो गया अगस्ता वेस्टलैंड? हो सकता है अभी डिसीजन लेंगे, क्योंकि 8 साल वक्त भी हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ चालू करने से 1 साल लग जाता है, तो शायद इसीलिए वो चालू कर देंगे और जहाज हम नया भी। जिस वक्त हवा में सीएम रमन सिंह का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया, उस वक्त उनके साथ शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। केदार कश्यप ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर को लड़खड़ाते हुए बेहद डर गए थे देखकर, लेकिन सीएम के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। हेलीकॉप्टर में सीएम बेहद आराम से बैठे थे और उन्होंने केदार कश्यप का भी हौसला बढ़ाया। केदार कश्यप की बात सुनिए। मेरे साथ तो पहली घटना थी कि इस टाइप से हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह तो होते रहता है। ये तो वो तो बड़े जिंदा दिल तरीके से बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से लगभग 100-150 फीट हमारा हेलीकॉप्टर नीचे आ गया था और लड़खड़ाने लगा था।